हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बेसिक बायोलॉजी के बारे में बताया था। हमने बताया था आपको कि क्या होती है बायोलॉजी, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है और इसमें किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक बता रहे हैं हम सेल के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, सेल होती क्या है आपको पता होगा। सेल जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में सेल को बताएंगे सेल होती क्या है। ठीक, सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। क्या है, जीवों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसी को हम कोशिका कहते हैं। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1665 में इस सेल को खोजा था। ठीक है, इसकी खोज की थी। ठीक है, इन्होंने क्या था, मधुमक्खी जो हनी बी होता है उसका हाइव जो होता है, छत्ता जो होता है, उसमें कुछ एक ब्रैकेट या कोष्ठक के समान संरचना देखी थी जिसे इन्होंने क्या दिया था, कोशिका नाम दिया था। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी प्राणी है, कोई भी अगर एनिमल्स है, कोई भी प्लांट है, बिना सेल के उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर सेल नहीं है इसका मतलब वो भी क्या है, एक नॉन लिविंग की भांति ही व्यवहार करेगा। ठीक है, मतलब क्या है सेल, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि लाइफ ऑफ बेस होता है या बेस ऑफ लाइफ होता है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीवन का सार कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक सेल की स्ट्रक्चर आपने पहले ही पढ़ी होगी। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। शॉर्ट में हम बना रहे हैं। ठीक है, कुछ किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है सेल की, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, सबसे बाहरी जो पार्ट होता है, तो सबसे बाहरी जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। एक वॉल की तरह ये वर्क करता है। जैसे कि हमारे चारों ओर जो वॉल पाई जाती है, जैसे एक हम अगर रूम में रह रहे हैं तो ऊपर क्या है, रूफ है, अगल बगल क्या है, वॉल पाई जाती है, जो कि अगर गर्मी है, सर्दी है या बारिश हो रही है तो उससे हमारी रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बाहरी लेयर होती है, ये कहलाती है क्या, सेल वॉल। ठीक है, इसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, इधर बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक स्फेरिकल शेप या सर्कुलर शेप पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और गोलिक समान संरचना स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन धागे जिसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें कुछ इस तरीके से लिक्विड प्रेजेंट होता है पूरे में। ये लिक्विड हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जिसे हम केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद इससे जस्ट लगी हुई एक स्ट्रक्चर इस तरीके से पाई जाती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रक्चर जो होती है ये हमारी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड जो होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, स्मूथ जिसे हम चिकनी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ स्ट्रक्चर रफ जो होती है उसमें इस तरीके से कुछ दानेदार या पॉइंटेड पार्ट्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो पॉइंटेड पार्ट होता है ये हमारा होता है राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स जो होते हैं वो चिपके हुए पाए जाते हैं।
इसीलिए ये क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। ठीक है, अब हम नेम थोड़ा सा लिख लें। क्या है ये हमारी सबसे बाहरी सेल वॉल कहलाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है इसके अंदर जितने भी और ऑर्गन हैं उसकी। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि वॉल अचानक टूट भी सकती है, ठीक है, ब्रेकआउट हो सकती है, तो इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति अगर किसी कारणवश टूट जाती है, सेल वॉल अगर टूट जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन उस सेल वॉल का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, टू टाइप की, एक इनर होती है, एक आउटर होती है। हम और बना नहीं रहे हैं, लेकिन टू टाइप की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। एक क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन, और दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस होता क्या है, ये जो हमारा स्फेरिकल शेप है ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, जितना भी वर्क हो रहा है इस सेल के अंदर, ठीक है, जो भी फंक्शन हो रहा है वो सारा इसको क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का काम करता है। ठीक है, नियंत्रित करने का काम करता है और उसको समन्वित रूप से उसको बढ़ाने का काम करता है, करने का काम करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, एक तरीके से जिस तरीके से हमारा ब्रेन हर चीज़ को नियंत्रित करने का काम करता है, इसी तरीके से एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक ब्रेन की तरह व्यवहार करता है, उसको कंट्रोल, जितने भी और ऑर्गन हैं, जैसे हम इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की केवल बात करें तो इसको पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी ये क्या करता है, कंज्यूम करता है, बनाने का काम करता है। और बहुत सारी एनर्जी अगर वो ऐसे ही किसी में बांट दे, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो शायद बहुत सारी एनर्जी किसी एक अगर ऑर्गन के पास पहुंच जाएगी तो वहाँ पास क्या हो सकता है, ब्लास्ट, या वो चीज़ खराब भी हो सकती है। जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, एनर्जी बन के आती है ट्रांसफार्मर वहाँ पास, ठीक है, जो हमारा केसा हाउस होता है वहाँ से फिर ट्रांसफार्मर्स में आती है, उसके बाद वायर के ज़रिए हमारे घरों में पहुँचती है। अगर हम कहें कि डायरेक्ट अगर हम वहाँ केसा से सीधे ही ट्रांसफ़र कर ले एनर्जी को, जो हमारी लाइट होती है, तो शायद इतना हाई वोल्टेज होगा, हमारे घर में जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो सब ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या काम करता है, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हमने बताया न्यूक्लियोलस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये क्या हमारा है, क्रोमैटिन थ्रेड्स कहलाता है, क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है, ये हमारा है क्रोमैटिन थ्रेड्स, जो कि क्या करता है, क्रोमेटिड्स को फॉर्म करता है, जिसे हम गुणसूत्र जिसे बोलते हैं, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन करता है ना, स्थानांतरित करता है हमारे क्या होते हैं, डीएनए जीन्स को। ठीक है, वो सारे क्या है, क्रोमैटिन के ही जरिए होता है। अगर क्रोमैटिन नहीं पाया जाएगा, ठीक है, जो जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्लियर होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ या रिप्रोडक्शन हुआ तो होने वाली संतान कौन सी होगी, बॉय होगा या गर्ल होगा, तो क्रोमोसोम्स के माध्यम में, क्योंकि इसी में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है और जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये काम ये करता है। इसके बाद ये जो एरिया हमारा होता है, ठीक है, इसमें हमने बताया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एक क्या है, न्यूक्लियो की भांति स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बारे में हमने बताया ही आपको क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम ये इसमें राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं हैं तो ये क्या कहलाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम्स चिपके हुए प्रेजेंट होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रफ या खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, एक बड़ी सी इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, वैक्यूल।
रिक्तिका जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, स्टार्च, वसा, इन तेल की बूंदें, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये क्या कहलाती है हमारी वैक्यूल, ठीक है। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से हम बना दें, ये हमारा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक सेल में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी डेवलप होती है, बनती है, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। हमने अभी लास्ट क्लास में शायद बताया था कि सेल के 2 टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हमने बताया, ये क्या है, सेल का पावर हाउस कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट जिसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। आपको पता है जो प्लास्टिड्स होते हैं वो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जितने भी चीज़ें हैं, मीन्स जितने भी प्लांट हैं, उन सब में कुछ ना कुछ कलर अलग होता है। फूल का कलर अलग होता है, फल का कलर अलग होता है। किसी किसी में स्टेम है ग्रीन होती है, किसी में ब्राउन होती है, किसी में और कोई भी कलर होता है, ठीक है। किसी में रूट है, रूट में भी कुछ अंतर होता है। तो ये सारी क्या है, जो हमारा लवक होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जैसे जो टमाटर का लाल रंग है, ठीक है, क्यों होता है, या कोई भी चीज़ रंगहीन है, एक प्लांट है लेकिन वो रंगहीन दिखाई देता है, कोई भी उसमें कलर नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, प्लास्टिड्स के कारण ही ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या है, कोई भी प्लांट है तो उसमें क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, किसी भी जो लीव्स होती है उसका कलर ग्रीन होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने के बहुत काम आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ठीक है, जिनका हम पूरी एक साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लाइसोसोम्स है, डोरोप्लास्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। इतना ही हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे इसमें फंक्शन होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम करते हैं। और इसका अगर हम मेन सेंटर कहें तो मेन सेंटर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, कोशिका विभाजन के बारे में आपको बताते हैं। सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेल का डिवीजन कैसे होता है। क्योंकि कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तभी जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। कोई भी सेल का डिवीज़न जब होगा तभी एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे सेल डिवीज़न में क्या है, माइटोसिस, माइटोटिक, ये सारी क्या होती हैं, फेजेस आती हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे जो हमारे, अगर हम माइटोसिस डिवीजन की बात करते हैं तो माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस में कई सारी फेजेस आती हैं, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। ये 4 फेजेस आती हैं। ये 4 फेजेस में क्या होता है, जो विभाजन होता है, वो उसमें विभाजन किसका होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस को विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का विभाजन, जो कोशिका विभाजन है, वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है। जिसमें केंद्रक के विभाजन जो होता है, जब न्यूक्लियस का विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो वो हमारी कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। और जबकि जो साइटोप्लाज्म का है तो वो हमारा क्या होता है, साइटोसिस कहलाती है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक। तो जो माइटोसिस डिवीजन हमारा होता है, उसमें 4 स्टेज होने के बाद हम तो सीधे सीधे कह देते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड
टीलोफेज। ठीक है, ये 4 फेजेस पाए जाते हैं। ये सारा जब डिवीज़न हो जाता है तब जाके एक नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। हम तो सीधे कह देते हैं कि हमने एक पेड़ लगाया या बीज लगाया, उससे एक नए पौधे का निर्माण हो गया। उसके बाद फिर वो बड़ा हुआ, उसने भी फल फूल सब दिए, और उसके बाद फिर से वो एक बीज बन गया, फिर से हमने उस बीज को बोया और फिर से निकल आया, है ना, यही चीज़ होती है। लेकिन वो जब पौधा ग्रो करने प्रारंभ करता है तो उसके पीछे बहुत सारी, जैसे हमने किसी भी सीड को हमने ग्रो कराना चाहा, ठीक है, तो हमने उसको सबसे पहले मिट्टी में डाला, उसके लिए हमने खाद और मिट्टी इस तरीके की बनाई, इस तरीके की फर्टाइल की ताकि वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं चलती रहती हैं जिसके कारण ही वो पौधा ग्रो करता है, ठीक है। अगर हमारे इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाई जाएगी तो शायद प्लांट ग्रो नहीं करेगा। या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसके जो बहुत क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको ग्रो कराने में, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी फेजेस भी चलती हैं, ठीक है। इन फेजेस के बाद ही किसी भी नए जीव या एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक जनन की बात करें, जनन की परिभाषा कर दें तो अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति ही जनन कहलाती है, ठीक है। क्या है, अपने समान एक न्यू नए जीव की उत्पत्ति, ठीक है। और क्योंकि हम लोग जब कोई भी संतान को पैदा करते हैं तो क्या होता है, सेम एक तरीके से हम ये कहें कि उसकी नकल तो वो तो हमारी क्लोनिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम अगर नई संतान को ग्रो करा रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारे जैसे ही होती है, ठीक है। तो क्या है, अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति हमारी जनन कहलाती है। तो उसमें भी जो जनन भी होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। प्लांट में, एनिमल में भी होते हैं जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन में जो होता है वो अलग अलग टाइप से होता है। जैसे हम कभी कभी करते हैं कि हमने कोई भी किसी भी प्लांट की स्टेम ली, उसको कट करी और उसको हमने ज़मीन में गाड़ दी तो एक नया पौधा ग्रो हो गया। लेकिन हर प्लांट में ये नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो कहलाता है क्या, हमारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक वेजिटेटिव होता है, एक असेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कोई भी चीज़ अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसका अगर हमें बेस थोड़ा मालूम होगा, क्योंकि ये आपके इंटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत है। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम होगा, क्योंकि पहला जो चैप्टर आपका इंटर का है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। किस में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, किस में नहीं पाया जाता है, किस तरीके से एक जो सीड है वो फॉर्म होता है, ठीक है, सीड किस तरीके से फॉर्म होता है और सीड्स के बनने के बाद क्या चीज़ होती है, जो हमारा फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट कैसे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में है इंटर से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम ये थोड़ा बहुत अगर जान जाएँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। वो जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, मीन्स इंटर वाली जब हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उसको समझ में आएगा आप लोगों को। इसीलिए ये बेस थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा उसको रिवाइज करिए। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं जिसको, जैसे अगर हम कोई भी डिफाइन पूछ लेते हैं तो डिफाइन आप लोगों को नहीं आती। मान लीजिए हमने पूछा फर्टिलाइजेशन होता क्या है, अब फर्टिलाइजेशन किसी को पता ही नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं मालूम है तो रिप्रोडक्शन कैसे पता होगा, है ना, ठीक है। तो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है आपस में इंटर रिलेटेड होती है, क्योंकि ये हमेशा आपको देखने को मिलती रहती है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक लाइन में आराम से कह सकते हैं, 2 or more than 2 gametes fuse together it form zygote, after that it form embryo and then form a new organism, it is called फर्टिलाइजेशन। या जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है और बाद में क्या होता है, एक नए जीव का जन्म होता है। हो गई निषेचन की परिभाषा, ठीक है। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो शायद प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो गैमेट को हम क्या कहते हैं, पता है, आपने पूछा कि गैमेट होता क्या है, पता ही नहीं है, ठीक है। कैसे हम डिनोट करते हैं इसको, तो गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होते हैं, और जब n+n आपस में फ्यूज होते हैं तो 2n को फॉर्म कर देते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या होता है हमारा, डिप्लॉइड होता है, जिसे हम द्विगुणित कहते हैं, समझे। तो
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम होगी। सेल हमने आज आपको बताया सेल के बारे में, थोड़ा सा हमने आपको क्या बताया है, सेल डिवीज़न के बारे में बताया, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से करिए। ओके, हैव अ गुड डे।